हार्ट ऑफ डार्कनेस। जोसेफ कॉनर ने इस नावल को 1899 में पब्लिश किया। इस वक्त जो लिटरेरी पीरियड थे वो विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज के थे। जोसेफ कॉनर ने जो पहले दो नावल्स लिखे वो एन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड्स और अल्मेयर्स फोली थे। हार्ट ऑफ डार्कनेस की कहानी दो करेक्टर्स के गिर्द घूमती है। पहला करेक्टर जो था वो मार्लोव है जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, और इस कहानी का दूसरा करेक्टर हमारे पास कर्ट्स का है जो एक जर्मन है। तो इस नावल की स्टोरी मार्लोव सुनाता है, जिसकी मुलाकात हमारी कहानी की शुरुआत में ही हो जाती है। ये बताता है कि किस तरह अफ्रीका में अपने समंदरी सफ़र के दौरान वो एक आदमी से मिला जिसका नाम कर्ट्स था। एक बात माइंड में रखने वाली है, वो ये है कि अगरचे कहानी मार्लोव सुना रहा है लेकिन इस कहानी का स्ट्रॉन्ग करेक्टर कर्ट्स ही है। अब इस नावल का बाकायदा से मैं स्टार्ट लेता हूँ। ये कहानी टेम्स दरिया से स्टार्ट होती है जो कि लंदन में है। टेम्स दरिया में खड़े जहाज़ की छत पर मार्लोव और उसके दोस्त गोसप कर रहे होते हैं। अब मार्लोव अपने दोस्तों को कहता है कि मैं अपनी मुतल्लिक एक कहानी सुनाता हूँ अपनी लाइफ में से। फिर दोस्तों को कहता है कि जब मैं यंग था, नौजवान था, तो बेल्जियम कांगो गया एज ए रिवर बोट पायलट, और ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी अफ्रीकन कंट्री में सफ़र करूं, और ये मौका इस पर जाने का मुझे तब मिला जब मेरी आंट ने एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी में एक स्टीम बोट के पायलट के रूप में नौकरी लगवा दी। अब फ्रेंड्स, ये स्टीम शिप कांगो दरिया की तरफ जा रही थी। मार्लोव जिस कंपनी में लगा है, नौकरी जिस कंपनी में मार्लोव की मिली है, वो यूरोपियन कंपनी अफ्रीका से हाथी के दांत एक्सपोर्ट करती है। तो अफ्रीका जाने से पहले मार्लोव कंपनी के हेडक्वार्टर गया और फिर इसके बाद मार्लोव अफ्रीका के सफ़र पर रवाना हो गया। अब एक अहम बात बेल्जियम कांगो के मुतालिक, ये मुल्क बेल्जियम की कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन आज ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। तो मार्लोव अब इस सफ़र पर रवाना हो गया, कांगो के इस मुल्क में जाने के लिए तैयार हो गया, और ये मुल्क अफ्रीका के सेंट्रल हिस्से में है। अब मार्लोव ने बाकायदा से इस मुल्क का सफ़र करना शुरू किया। क्या देखता है कि एक फ्रेंच वॉर शिप रास्ते में जंगल की तरफ फायरिंग कर रही है, क्योंकि इन लोगों की वहाँ के नेटिव लोगों के साथ लड़ाई जा रही थी। अब जैसे मार्लोव ये देखता है तो कहता है कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बहरहाल अब मार्लोव फर्स्ट कंपनी स्टेशन पर पहुंचा तो मार्लोव ने क्या देखा कि चारों तरफ नेटिव लोगों को बंदी बनाकर काम करवाया जा रहा था, और ये पीपल ब्लैक लोग थे। कंपनी इन लोगों को क्रिमिनल कहती थी। और याद रखिएगा, जो इस फर्स्ट स्टेशन पर मार्लोव पहुंचा है इसको आउटर स्टेशन भी कंपनी का कहते हैं। यहाँ पर मार्लोव कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से मिलता है, जो मार्लोव को कर्ट्स के मुतालिक बताता है, जो जंगल के डीप हिस्से में अपना इनर स्टेशन चला रहा होता है। मार्लोव अब वहाँ पर जाना चाहता है, कर्ट्स से मिलना चाहता है, लेकिन मार्लोव को पता चला कि इसकी जो स्टीम शिप है वो अब ख़राब हो गई है और इसको रिपेयर करने में 3 महीने लग सकते हैं। मार्लोव ने इन लोगों को जल्दी करने को कहा कि जल्दी से स्टीम शिप बनाई जाए। अब बोट तो ख़राब थी तो मार्लोव यहीं रुका रहा, और इसी दौरान कर्ट्स के मुतालिक मार्लोव को बहुत कुछ सुनने को मिला। जहाँ पर भी मार्लोव जाता उसे कर्ट्स और कर्ट्स सुनने को मिलता। सुनने में ये भी आता है कि ये बहुत टैलेंटेड किस्म का इंसान था और कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला था। अब एक दिन मार्लोव स्टीम शिप में जाता है जहां पर 2 बंदे, पहला तो जनरल मैनेजर है और दूसरा ब्रिक मेकर है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं कर्ट्स के मुतालिक, और बातों बातों में एक दूसरे को कहते हैं कि कर्ट्स किस तरह से कंपनी के लिए ख़तरा बना हुआ है और ये मज़ीद भी बन सकता है। और मार्लोव ये सब कुछ छुप कर सुन रहा था। अब मार्लोव को सुनने में ये भी मिलता है कि कर्ट्स अकेला वाहिद बंदा था जो 10 बंदों के बराबर हाथी के दांतों को इकट्ठा कर सकता था। अब क्या होता है, अब मार्लोव की क्यूरियोसिटी, तजस्सुस और बढ़ता जा रहा है
कि ये बंदा कौन है, जहाँ जिससे देखो वो कर्ज की बात ही कर रहा है। अब मार्लोव की शिप सही हो गई थी, तो ये जनरल मैनेजर और कंपनी के सारे एजेंट्स के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। अब मार्लोव कर्ज से मिलने जा रहा है और कर्ज इनर स्टेशन चला रहा था जो डीप फॉरेस्ट में है। अब ये सफ़र काफ़ी लंबा था और इस इनर स्टेशन पर जाते जाते मार्लोव को 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान मुख्तलिफ रास्तों पर वहाँ के नेटिव्स ने मार्लोव वगैरह को रोकने के लिए ड्रम्स बजाए, धुआं छोड़ा फोक की तरह, ताकि मार्लोव रुक जाए, लेकिन ये ना रुका। अब क्या होता है कि जैसे ही ये इनर स्टेशन के करीब था तो आसपास के नेटिव्स ने मार्लोव की शिप पर हमला कर दिया और शिप पर कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। अब जैसे ये लोग इनर स्टेशन पर पहुँचे मार्लोव वगैरह, तो इनको एक रशियन ट्रेडर मिला जो कर्ज के मुतलिक बताता है और कहता है कि कर्ज की तबीयत बहुत ख़राब है और बीमार है वो, मगर ज़िंदा है। जनरल मैनेजर जैसे सुनता है तो वो कर्ज को लेने चला जाता है, लेकिन मार्लोव रशियन ट्रेडर के साथ रुका रहा जो मार्लोव को बताता है कि कर्ज यहाँ के लोगों के लिए गॉड की तरह बन गया है, यहाँ के लोग उसे बहुत इज़्ज़त करते हैं। अब फ्रेंड्स, जनरल मैनेजर और उसके आदमी कर्ज को स्ट्रेचर पर लेकर बाहर आते हैं, तो कुछ लोग वहाँ के, जिनमें एक औरत भी थी, ये शायद कर्ज की मिस्ट्रेस थी, ये सब लड़ाई के लिए सामने आते हैं, लेकिन कर्ज उनको दूर से रोक देता है। अब यहाँ पर रशियन ट्रेडर मार्लोव को कहता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो किसी को बताना नहीं, और मार्लोव भी उसे कहता है तुम भी यहाँ से कट लो वरना ये मैनेजर तुम्हें भी मार देगा। अब ये कंपनी वाले कर्ज को वहाँ से लेकर किसी दूसरी जगह जा रहे थे, तो वहाँ के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए और चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि मार्लोव को यहाँ से ना लेकर जाओ और मार्लोव को हमसे अलग ना करो। अब फ्रेंड्स, कर्ज की तबीयत जो थी वो दिन ब दिन ख़राब हो रही थी और उसका जिस्म वीक हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अब ये बचेगा नहीं। अब रात को मार्लोव कर्ज के पास जाता है जो कि स्टीम बोट में था और कर्ज के साथ बात करता है। तो कर्ज ने मार्लोव को कहा कि मैं अब मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मार्लोव कर्ज को देख रहा था, उसके चेहरे पर कुछ तब्दीलियाँ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कर्ज कुछ कहना चाह रहा है, और कर्ज के आखिरी अल्फाज थे दोहरर दोहरर। ये थे कर्ज के लॉस्ट वर्ड्स। कुछ देर बाद जब सब लोग डिनर के लिए गए तो कहीं से एक लड़का भागा भागा कहता है कि कर्ज मर गया है। मरने से पहले कर्ज कुछ डॉक्यूमेंट्स मार्लोव को देता है, जिन्हें मार्लोव लेकर चुपचाप किसी को बताए बगैर यूरोप चला जाता है। अब जब मार्लोव यूरोप आकर रहने लगा तो कर्ज के कुछ रिलेटिव्स मार्लोव से मिलने आते हैं, जिनको मार्लोव ने कर्ज के दिए हुए पेपर्स दिए। अब आखिर पर एक औरत आती है जो कर्ज की फियांसी या फिर मिस्ट्रेस है, जिसने मार्लोव को कहा कि कर्ज एक अच्छा और जीनियस किस्म का इंसान था। ये बात करने के बाद फिर वो औरत कहती है मार्लोव से कि कर्ज के आखिरी अल्फाज क्या थे। तो मार्लोव ने झूठ बोलते हुए कहा कि कर्ज के आखिरी अल्फाजों में तुम्हारा नाम था। तभी ये सुनकर फियांसी रोने लगती है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस नावल्स के जो थीम्स हैं वो इलनेस है, ज्वेलरी, रिलीजन और इम्पीरियल अथॉरिटी है, और इसमें अनसर्टेनिटी भी शामिल है। उम्मीद है ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।